अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अंदर हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे, इसके ग्राफ्स को देखेंगे और हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओहम्स लॉ और एंड पर हम इंशाल्लाह ओहम्स लॉ से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में देखिएगा ओहम्स लॉ की हमने बात करनी है। तो ओहम्स लॉ की सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये ओहम्स का जो कानून है ये किसने दिया था। तो ओहम लॉ जो है ये जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, उन्होंने ये लॉ दिया था। अब ये लॉ हमें बताता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ। तो ये लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बिटवीन वोल्टेज और करंट के दरमियान, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में रिलेशन बताता है। अब अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ आ जाए तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो जो फिजिकल स्टेट है ना कंडक्टर की वो चेंज होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब उसकी डायमेंशन चेंज होनी चाहिए, यानी कि लेंथ और एरिया उसका चेंज नहीं होना चाहिए और उसी तौर पर उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाती है वो है आई, यहां मैं लिख देता हूं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। या दूसरी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम क्या लिखते हैं? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब देखिएगा, अब ये फॉर्म आपके पास कहां से आई? एक्चुअली ये फॉर्म यहां डेफिनेशन से आपको मिली है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब ये वाली फॉर्म सही है या ये फॉर्म सही है? अगर हम डेफिनेशन को देखें यानी कि स्टेटमेंट को देखें तो हमें समझ आता है कि करंट जो है वो वोल्टेज की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये फॉर्म ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ये भी यूज हो जाती है, इसमें भी इतना मसला नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट यहां पर क्या आएगा? यहां पर जो कांस्टेंट होगा हमारे पास वो होता है कंडक्टेंस, ठीक है। क्या होता है? कंडक्टेंस। ये जी मैंने लिखा है। अब ये जी किसके बराबर होता है? ये जी बराबर होता है 1/r के इनटू वी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं r को लेफ्ट पर ले आऊं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू आई आर। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई किसकी? ओहम्स लॉ की, ठीक हो गया जी। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी ठीक है, इसमें इतना मसला नहीं है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है v इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। अब कांस्टेंट यहां पर जो आएगा वो कौन होगा? यहां पर कांस्टेंट आएगा हमारे पास r और ये आ जाएगा v इक्वल टू आई आर। तो ले दे के जो इसकी जनरल फॉर्म आती है ना हमारे पास वो v इक्वल टू आई आर ही आएगा, ठीक हो गया। अब यहां पर ये g कंडक्टेंस है और ये r जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है ना किसी कंडक्टर में तो वो कंडक्टर उसको कितनी ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है इज इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, कि कोई कंडक्टर कितनी आसानी से करंट को फ्लो करने दे रहा है। ये सिंपल डेफिनेशन इसकी हो गई। अब यहां से इसके बाद में बात कर लेता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ की, या यहां मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की बात करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की बुनियाद पर इनकी मटेरियल्स की कितनी क्लासिफिकेशन है तो ये आपने पढ़ी हुई है। अब यहां देखिएगा
ओहम्स लॉ की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है। एक को हम बोलते हैं ओहमिक मटेरियल्स, ओहमिक मटेरियल्स कह लें, कंडक्टर्स कह लें, ठीक है, ओहमिक सब्सटेंस कह लें, ओहमिक मटेरियल्स। और दूसरे नंबर पर जो आ जाती है हमारे पास वो है नॉन ओहमिक मटेरियल्स, नॉन ओहमिक मटेरियल्स। अब ओहमिक और नॉन ओहमिक में डिफरेंस क्या है तो ये जरा देखते हैं। ओहमिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होंगे विच ओबे ओहम्स लॉ, जो क्या काम करते हैं, जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबे ओहम्स लॉ। और दूसरी बात इनकी क्या हो सकती है ओहमिक मटेरियल्स की, तो दूसरी बात हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो क्या नाम है ओहमिक मटेरियल्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेफिनेटली इनकी रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इनमें जो वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो लीनियर ग्राफ होगा, या हम क्या देते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या तो लीनियर कह लें या स्ट्रेट लाइन कह लें, अब एक ही बात है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है जरा देखिएगा, ग्राफ बहुत आसान है। अब अगर मैं यहां से दो बातें करूंगा, हमने लिखा I प्रोपोर्शनल टू V या हमने लिखा V प्रोपोर्शनल टू I, मैं दोनों बातों के हिसाब से इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो इसका ग्राफ बहुत आसान है, एक ग्राफ में यहां ऊपर बनाऊंगा और एक ग्राफ में यहां नीचे बनाऊंगा। ये जो ग्राफ है इसमें मैं वोल्टेज को y एक्सिस पर ले लेता हूं और करंट को मैं ले लेता हूं x एक्सिस पर। और दूसरा जो ग्राफ है इसमें मैं करंट को y एक्सिस पर ले लेता हूं और वोल्टेज को मैं ले लेता हूं x एक्सिस पर, ठीक है। अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये ग्राफ ना मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा। इस डायग्राम में देखिए ये भी कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसके एंड्स के क्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी और ये बैटरी जो है ना ये वेरिएबल बैटरी है, ठीक है। इसका वोल्टेज आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके एंड्स के क्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो आपको वोल्टेज बताता जाएगा कि कितना वोल्टेज हो गया। और इसमें सीरीज में आपने एक एम मीटर भी लगा दिया। अब ये जो एम मीटर है ये आपको बताता जाएगा कि करंट की अमाउंट कितनी है। आप पहले 0 ले लें दोनों वैल्यूज, फिर वोल्टेज बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे यहाँ रीडिंग बढ़ती जाएगी, रीडिंग नोट करते जाएं और करंट की वैल्यू भी आती जाएगी, करंट की वैल्यू भी नोट करते जाएं। तो ग्राफ बनाना तो आपने सीखा हुआ है। तो अब करंट और वोल्टेज की जब आप वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाएंगे ना आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ जो मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, चाहे वोल्टेज करंट का हो चाहे करंट वोल्टेज का हो, ठीक है। दोनों केसेस में एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक हो गया। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें से देखिएगा यहां से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन यूं आ सकता है कि बताओ भाई इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको क्या दे रही है, इस ग्राफ की स्लोप बताएं क्या दे रही है। तो स्लोप बराबर होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा I, y एक्सिस पर वैल्यू ओवर x एक्सिस पर वैल्यू। तो इसकी जो स्लोप है ऊपर वोल्टेज है नीचे करंट है, तो वोल्टेज ओवर करंट यहां से देखिएगा, यहां से मैं इस I को नीचे डिवाइड करा दूं तो V ओवर I किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर नहीं आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब वोल्टेज ओवर करंट आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो स्लोप है या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप कह लें ग्रेडियंट कह लें, स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है, तो वो आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक हो गया जी। अब इसकी स्लोप आपको क्या दे रही है, तो इसकी स्लोप भी देखिए जरा, इसकी स्लोप जो है वो आपके पास आ जाएगी डेल्टा I ओवर डेल्टा V, या मैं इसको जनरली I ओवर V भी लिख देता हूं, ठीक है। तो I ओवर V अब किसके बराबर है, तो यहां से अगर देखें इसको मैं इन्वर्ट कर दूं, इस V ओवर I को इन्वर्ट कर दूं तो ये 1 ओवर R नहीं आ जाएगा, तो I ओवर V बराबर आ जाएगा 1 ओवर R के। अब ये 1 ओवर R क्या चीज है, तो यहां से हमने देखा कि G बराबर होता है 1 ओवर R के, तो ये क्या है, ये बेसिकली है कंडक्टेंस। तो इस ग्राफ की स्लोप आपको कंडक्टेंस दे रही है और इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या दे रही है, रेजिस्टेंस दे रही है। अब यहां से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, वो सवाल क्या है
कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछूं कि इस स्लोप का रेसिप्रोकल आपको क्या दे रहा है, सर इसको रेसिप्रोकेट कर दें यानी कि इसको इन्वर्ट कर दें, तो 1 ओवर स्लोप बराबर आ जाएगा 1 ओवर आर के। तो 1 ओवर स्लोप जब मैंने इस ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल लिया तो वो 1 ओवर आर आ गया, तो वो क्या आ जाएगा, वो कंडक्टेंस आ जाएगा। मतलब सवाल ये पूछे कि वोल्टेज करंट ग्राफ में स्लोप क्या देती है, तो रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल क्या देता है, तो वो कंडक्टेंस। सिमिलरली इधर देख लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 ओवर स्लोप आ जाएगा, तो 1 ओवर स्लोप बराबर किसके आ गई, तो आप इसको इन्वर्ट कर दें, स्लोप बराबर है 1 ओवर आर के, तो जब इसको इन्वर्ट किया तो ये भी आ जाएगा इन्वर्ट और ये हो जाएगा आर के। तो इस ग्राफ का की जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल आपको क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। और याद रहे अगर आपने स्लोप निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला याद रख लें, स्लोप बराबर होती है tan थीटा की, ठीक है। तो tan थीटा निकाल लें, थीटा क्या है, यहां जो भी एंगल बना रहा होगा ये थीटा, तो स्लोप tan थीटा के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें नॉन ओमिक सब्सटेंसेस की, तो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं देखिएगा जरा। इसकी हम बात यूं कर लेते हैं कि नॉन ओमिक सब्सटेंसेस में वो ओबे करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, ये डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, तो ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक हो गया जी, एक पॉइंट। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी। क्या वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्या ग्राफ जो है, ग्राफ लीनियर बनेगा, नहीं जी बिल्कुल ही। अब ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है, नॉन लीनियर। कर्व भी आप कह सकते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। अब जब मैंने ये कहा कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो अब टेम्परेचर की दो बातें हो सकती हैं, या तो अब रेजिस्टेंस भी चेंज होगी और टेम्परेचर भी चेंज होगा, या तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, और या तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। अगर तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, तो ऐसे ग्राफ का जो अल्फा होता है, जिसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, तो यहां रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। और जिसमें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन हो, तो उसका अल्फा क्या होता है, उसका अल्फा होता है नेगेटिव। अब ये अल्फा क्या है, ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो अब यहां से इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, तो इसके ग्राफ भी दो तरह के बन जाएंगे, ठीक है, दो तरह के ग्राफ बन जाएंगे। अब ये ग्राफ कैसे बनेंगे जरा देखिएगा। इधर मैं ले लेता हूं वोल्टेज, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूं करंट, ठीक हो गया, और इधर मैं ले लेता हूं सिमिलरली वोल्टेज, और एक्स एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। अब मैं ग्राफ बनाता हूं इस केस में कि जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो होगा क्या, अब इसका ग्राफ शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन बाद में ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाएगा और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक हो गया। तो किधर जाएगा, वोल्टेज एक्सिस की तरफ। अब ये जो ग्राफ है, ये बजाय स्ट्रेट लाइन होने के, ठीक है, ये क्या हो गया, वोल्टेज एक्सिस की तरफ डेविएट कर गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते गए, पहले तो करंट बढ़ता गया, लेकिन अब करंट उतना नहीं बढ़ रहा जितना वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज की है तो कंडक्टेंस क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक हो गया। जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया, या यूं कह लें जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, और करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ी। तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाती है। तो एक्चुअली में टेम्परेचर बढ़ जाता है और कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। अब ये कौन से हो सकते हैं, ये किस, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो ये हो सकता है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन
फिलामेंट, ये इसकी एग्जांपल है। अगर यहां पर हम एग्जांपल के तौर पर किसी चीज को लें तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या आ जाएगी, इसकी एग्जांपल आ जाएगी मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है। जो मोस्टली जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक हो गया, मेटेलिक कंडक्टर्स। अब अगर मैं दूसरा इस केस का ग्राफ बनाऊं तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखिएगा। इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो बजाय सीधा होने के, ठीक है, वो किधर डेविएट कर जाएगा, वो करंट एक्सिस की तरफ डेविएट कर जाएगा, ठीक हो गया। अब जब ये करंट एक्सिस की तरफ डेविएट किया तो इसका मतलब है कि वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता गया और फिर आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया तो करंट ज्यादा बढ़ गया। करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस क्या कर गई, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो कंडक्टेंस क्या की होगी, इंक्रीज कर दी होगी। अब इसका अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा अल्फा। कि जब अब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब ये किसकी एग्जांपल हो सकती है, तो ये एग्जांपल हो सकती है हमारे पास सेमीकंडक्टर की, किसकी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर या थर्मिस्टर की एग्जांपल हो सकती है। मोस्टली जो थर्मिस्टर्स होते हैं ना उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, पीटीसी भी होते हैं और एनटीसी। तो पीटीसी जो होते हैं वो उसकी यहां बात नहीं हो रही, लेकिन यूजुअली जो थर्मिस्टर होते हैं वो एनटीसी होते हैं। तो ये थर्मिस्टर के केस में भी ये ग्राफ बन सकता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे यूं कहूं कि भाई यहां वाई एक्सिस पर ना, वाई एक्सिस पर करंट है, ठीक हो गया, और एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, अब ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब ग्राफ बहुत आसान है, अब भी वैसा ही ग्राफ बनेगा, यानी कि ये सीधा जाने की बजाय ना ये ग्राफ क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। या तो ये डेविएट करेगा इस तरफ या फिर ये डेविएट करेगा इस तरफ। तो अब आपने याद रखना है कि ये किस एक्सिस की तरफ, अगर वोल्टेज एक्सिस की तरफ जाए तो टंगस्टन फिलामेंट वाला ग्राफ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही, कंडक्टेंस डिक्रीज कर रही। अगर करंट एक्सिस की तरफ जाए, जैसे करंट एक्सिस की तरफ डेविएट हुआ, तो अगर करंट एक्सिस की तरफ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, ये सेमीकंडक्टर का या थर्मिस्टर का ग्राफ है और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, जी इंक्रीज कर रहा है और अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब हम ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आइए अब हम दो एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड to 6 ohm resistance to have a steady flow of current, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, 12 वोल्ट, कितनी रेजिस्टेंस है, 6 ओम, और करंट स्टेडी इसमें फ्लो कर रहा है। व्हाट मस्ट बी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम रेजिस्टेंस है अब भी, टू हैव करंट ऑफ 1 एम्पेयर। करंट कितना हो गया अब, 1 एम्पेयर। अगर 1 एम्पेयर करंट चाहिए हो तो बताएं अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करवाता हूं इसको यूं, देखिए हमारे पास I अगर हम निकालें गिवन डाटा से, I इक्वल टू आ जाएगा V ओवर R की। V कितना है जी, 12 वोल्ट ओवर R कितना है जी, 6 ओम, ठीक हो गया। अब यहां से ओम को गायब कर देते हैं, तो 12 ओवर 6 ये आ गया 2 एम्पेयर। तो अब आपने देखा इनिशियली जो करंट है हमारे पास 2 एम्पेयर है, ठीक है। अब सेम रेजिस्टेंस रखी, लेकिन करंट क्या कर दिया, करंट कर दिया 1 एम्पेयर, ठीक है। अब अगर I प्राइम हमारे पास हो जाए 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर का मतलब है ये I बाय क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा करंट, 1 एम्पेयर आ जाएगा ना। इसका मतलब I प्राइम क्या हो गया, I बाय 2, यानी कि करंट हाफ हो गया। अगर करंट हाफ हो जाएगा तो जल्दी से बताएं वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं। सो V प्राइम बराबर आ जाएगा V बाय 2। अगर करंट हाफ हुआ है तो डेफिनेटली वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक हो गया जी। अब यहां से वैल्यूज पुट कर देते हैं, V प्राइम बराबर आ गया किसके, V कितना है सर, V है हमारे पास 12 और ये 2, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक हो गया जी। ऑप्शन कौन सा आएगा, चार्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको एक ग्राफ गिवन है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ गिवन है, ए और बी पूछ रहा है। ए का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, बी का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द फ्रॉम द गिवन ग्राफ फाइंड आर ए ओवर आर बी। तो आर ए ओवर आर बी आपने मालूम करना है। अब कैसे मालूम करेंगे, ऑप्शन आपके सामने गिवन आप देखेंगे। तो देखिए मुझे एक पता है एक बात का कि जो स्लोप है ना इसकी स्लोप की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्लोप बराबर आ जाती है किसके, 1 ओवर आर के। ठीक है, आई ओवर वी आएगा ना, अभी हमने सीखा आई ओवर वी बराबर होता है 1 ओवर आर के। तो स्लोप आपको क्या देगी 1 ओवर आर, और स्लोप बराबर होती है tan थीटा के। ठीक हो गया। अब tan थीटा अगर मैं स्लोप a की बात करूं, ठीक है, स्लोप ऑफ a, तो ये r a आ जाएगा और ये tan थीटा a आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और अगर मैं स्लोप b की बात करूं तो स्लोप ऑफ b जो है वो बराबर आ जाएगी 1 ओवर आर बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा b। ठीक है, अब ये b है हमारे पास। तो अब मैंने निकालना है आर ए ओवर आर बी। ठीक है, तो अब चूंकि इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है तो आर ए ओवर आर बी बराबर आ जाएगा स्लोप ऑफ बी ओवर स्लोप ऑफ ए। ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ बी किसके बराबर है, tan थीटा बी के, ओवर स्लोप ऑफ ए किसके बराबर है, tan थीटा ए के। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan थीटा बी है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, tan 60 डिग्री आ गया। ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है सर, tan 60 होता है √3 ओवर tan 30 कितना होता है 1 ओवर √3। तो अब आप एक बात समझ सकते हैं, ये √3 डिनोमिनेटर में भी नीचे ऊपर जाके √3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर ओवर 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब आ गया, हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 3/1। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा अल्फा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।